हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी हमारा ये कल्चर का सेक्शन चल रहा है। कल्चर के सेक्शन के अंतर्गत हमारे इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट के साथ ही हमारी ये मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी। आपको बता दें कि आपका पॉलिटी का भी कंप्लीट हो गया है, विजन का पीटी 365, और आपका इकोनॉमी का भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो वो नहीं देखा है तो वो भी देखिए आप। पॉलिटी का भी देखिए और ये कल्चर का भी आज आपकी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास के अंतर्गत ये भी कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ देखा जाए तो आपके 3 मेजर सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जैसे ही आपके और भी पीटी 365 आएँगे तो उनको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाए कि ये यहाँ पर हमारे द्वारा पूरे पीटी 365 आपके कंप्लीट कराए जाएँगे। इसके बाद आपका शायद एनवायरनमेंट का आएगा, तो एनवायरनमेंट को एक-एक करके कंप्लीट कराया जाएगा। और इसमें पार्ट वाइज़ कंप्लीट कराने का मतलब ये है कि आपको 1 से डेढ़ घंटे में या आप मतलब कि ये ना रहे कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो, कि आप 1 डेढ़ घंटे आराम से दे दें और आपकी चीज़ें भी कवर हो जाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले बता दें कि हमारे ये जो मेजर टॉपिक थे, ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मूर्तियाँ, मंदिर, स्थापत्य, फिर उसके बाद मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कला शैलियाँ, फिर आते हैं आपके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, साथ ही सुर्खियों में स्थल, पुरस्कार, सम्मान, सुर्खियों में रही जनजातियाँ। विविध आते हैं। विविध के अंतर्गत हमने पढ़ा जैसे कि आपका तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजना, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ये सब सुर्खियों में रही है, पहले के बारे में पढ़ा। यहाँ तक प्रतीक चिन्हों तक, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह हैं, वहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वह सुर्खियों में रहे ऐतिहासिक घटनाएँ, वायाकुरम सत्याग्रह, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रंग-भेद व्यवस्था, अन्य घटनाक्रम, संथाल विद्रोह, उड़ीसा का अकाल, सारागढ़ी का युद्ध, फिर सुर्खियों में रहे त्योहार, खेल से संबंधित त्योहार। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे पूरे मेजर टॉपिक आएँगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख भारत की बुनाई शैलियों के बारे में, फसल उत्सव के बारे में, क्षेत्रीय नववर्ष के बारे में, अशोक के शिलालेख शिलालेख में, भारत के ऐतिहासिक बंदरगाह में और भारत में विश्व धरोहर स्थल के बारे में। तो इस तरीके से देखे जाए तो हमारे ये टॉपिक हैं आज की श्रृंखला के अंतर्गत, जिसमें हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी योजना आती है एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इन घटनाक्रमों के अंतर्गत हमारा सबसे पहले आएगा वाईकोम सत्याग्रह के बारे में। तो वाईकोम सत्याग्रह क्या है और किसका मतलब कि वर्तमान में क्या इससे रिलेटेड टॉपिक आया हुआ है, जिसके कारण ये मतलब कि सुर्खियों में बना रहा। तो इसकी डिटेल को एक-एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं वाईकोम सत्याग्रह की, जो अभी हाल ही में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो क्या किया गया है सत्याग्रह में, इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये इस कारण से चर्चा में रहा, जब 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है तो इसके 100 साल पहले यानी कि 1923-24 में इसका मतलब कि इसकी स्थापना की होगी। जब 2024 में मनाया गया है तो 1924 में इसकी स्थापना होगी। तो इसी तरीके से इसके 100 साल पूरे होते, तो चलिए जान लेते हैं कि वाईकोम सत्याग्रह किस तरीके से संबंधित है। और ये जो ऐसा टॉपिक है, इससे आपके यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें आपके काफी क्वेश्चन आते ही हैं। हमेशा जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो वाईकोम सत्याग्रह है आपके नेशनल मूवमेंट में, तो उसमें इसका एक मेजर रोल रहता है। तो इसी मेजर रोल को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो इसके में जैसे कि पहला आता है कि वाईकोम सत्याग्रह के नेता एवं समर्थन के बारे में जान लेते हैं कि इनके नेता एवं समर्थन के अंतर्गत देखा जाए तो इनका नेतृत्व टी के माधवन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? टी के माधवन, केपी केशव मेनन, केपी कलपक्कम और जैसे अग्रणी और अनुभवी नेताओं ने किया हुआ था। और के कलपक्कम को केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि केरल के गांधी के नाम से कौन किसे जाना जाता है, तो केरल के गांधी के नाम से के कलपक्कम को जाना जाता है। किसको? के कलपक्कम को जाना जाता है। और इसमें अग्रणी और ये अनुभवी नेता थे। और वे इसमें टी के माधवन के और केपी केशव मेनन आते हैं। फिर आते हैं मंदिर प्रवेश का जो मुद्दा होता है वह सबसे ज्यादा यानी कि सबसे पहले इसका जो नेता थे वह टी के माधवन ने 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी के संपादकीय में उठाया था। तो किस में उठाया गया था इसे? देशाभिमानी के संपादकीय में इसे उठाया गया था। और 1921 में टी के माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी ने मंदिर प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ था। और 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने अस्पृश्यता विरोधी को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए इसका संकल्प अपनाया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका वाईकोम सत्याग्रह था, जिसके अंतर्गत ये आते हैं।
अब आगे की ओर जब हम देखते हैं तो इसे अभयक्रम सत्याग्रह में किसने समर्थन किया हुआ था, जैसे कि आपके श्री नारायण गुरु, मन्नातु पद्मनाभन, ईवी रामास्वामी नायकर आदि ने इस आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने इसे 1921 में इस आंदोलन में भाग लिया। नागम्बई या पेरियार की पत्नी कन्नमैया जैसी महिला आंदोलनकारियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बायकॉम सत्याग्रह के बारे में आता है। अब आइकॉन सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, इसका क्या रीजन है। यहाँ पर मंदिर के प्रवेश के लिए इसे शुरू किया गया था, जो कि ऐतिहासिक अहिंसक घटना सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह को 30 मार्च 1924 में त्रावणकोर रियासत में एक शहर के रूप में इसकी शुरुआत होती है और यह हिंदू धर्म में निम्न समझे जाने वाले जातियों के बायक्रोम के भगवान महादेव मंदिर में प्रवेश नहीं देने के खिलाफ इसे शुरू किया गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों विशेषकर एझावा को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था और इसी वजह से ये सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। खादी वस्त्र एवं खादी टोपी पहनकर गोविंद पडिक्कर नायक बहुलेयन एझावा कुजप्पू पुलाया ने मंदिर के प्रवेश में निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया हुआ था। वह पंजाब के अकालियों ने सत्याग्रहियों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने भी सत्याग्रह का समर्थन किया था और यह जो आंदोलन था टोटल 604 दिनों तक चला हुआ था, जिसमें गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त डब्ल्यू एच पिट के बीच विचार विमर्श के बाद 30 नवंबर 1925 में बायकुम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया था। अब आते हैं बायकुम सत्याग्रह के क्या परिणाम रहे थे उनके बारे में, जैसे कि आपका कानूनी सुधार एवं पहले की गई कि सत्याग्रह में बने दबाव के बाद निम्न समझी जाने वाली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की घोषणा 1936 में जारी की गई और यह जो थी इसमें मंदिरों के प्रवेश में ऐतिहासिक एक कानूनी जीत भी थी। त्रावणकोर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और सरकारी रोजगारों में निष्पक्षता सुनिश्चित की गई। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी और पेरियार के बीच जो था एक मतभेद उजागर किया गया, जिसमें सत्याग्रह को हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा गया और यही इसे जाति आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखा जाता है। और पेरियार इस सत्याग्रह में मिली आंशिक सफलता में खुश नहीं थे और क्योंकि मंदिर तक जाने वाले 4 सड़कों में से केवल 3 सड़क में सभी जातियों के लिए खोली गई थी और कुछ महीने के बाद पेरियार ने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका कानूनी सुधार और पहले हुए थे। अब आते हैं हम प्रमुख और अन्य जातीय आंदोलन के बारे में, जैसे कि हमारा 1873 में होता है सत्यशोधक आंदोलन। ये ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों और छूतो विधवाओं का मुक्ति आंदोलन था। फिर आते हैं दूसरे 1916 के जस्टिस पार्टी आंदोलन की ओर, जिसमें टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन. मुदलियार रहे थे और सरकारी नौकरी, शिक्षा एवं राजनीति में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ ये आंदोलन था। फिर 1924 में आता है डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, जो कि बी.आर. अम्बेडकर इनके नेतृत्व करता रहे, जिसमें दलित वर्गों का उत्थान, अस्पृश्यता के विरुद्धावाज, बहिष्कृत भारत नामक मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में किया जाता है। और इन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया और यह जो आंदोलन था इसका नेतृत्व ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया, जो कि पेरियार के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन कुड़ी अरासू पत्रिका का प्रकाशन भी 1910 में किया हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन आंदोलन के बारे में पूरा विवरण आता है। अब आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका भी शताब्दी वर्ष मनाया गया है और इसे कब शुरू किया गया था, इसे काकोरी डकैती 1925 में हुई थी। और ये जो आपका हिंदुस्तान एसोसिएशन जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1924 में गठित किया गया था। ये 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन कांड की शताब्दी वर्ष मनाने पर साल भर चलने वाला एक समारोह का उद्घाटन किया गया और इस कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल थे। तो ये कहाँ पर हुआ था काकोरी कांड, आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में 1925 में इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था और ये एसोसिएशन जो है वो आपका 1924 में बनाया गया था। स्थिति के बारे में बात करें तो काकोरी ट्रेन कांड के बारे में कि यह 9 अगस्त 1925 को अंजाम देता है, जिसके तहत एचआरए के कुछ क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव के नजदीक ब्रिटिश खजाने को ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। इसका उद्देश्य लूट का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की कमी को दूर करना था। प्रमुख क्रांतिकारी जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी और अन्य आते हैं। काकोरी षड्यंत्र किसके अंतर्गत आता है? जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष क्रांतिकारियों में से कुछ को सेलुलर जेल निर्वासित किया गया, कुछ को लंबी अवधि की कारावास की सजा
सुनाई गई। लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग किया गया, जैसे कि इन्होंने क्रांतिकारियों ने अदालत में उपयोग न कर केवल अपने बचाव के लिए किया, बल्कि एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया। इन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए जेल से बेहतर परिस्थितियों और अधिकारों की मांग के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिनों की भूख हड़ताल करने के बाद जतिन दास की 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई और इन्होंने आक्रोश में आकर इन्होंने ये लहर पैदा हो गई और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये काकोरी कांड के बारे में आता है। अब आते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं रंग-भेद व्यवस्था के बारे में कि रंग-भेद व्यवस्था कहाँ है और रंग-भेद व्यवस्था किससे संबंधित है। तो रंग-भेद व्यवस्था के अंतर्गत बात किया जाए, तो ये रंग-भेद व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव वाली रंग-भेद नीति की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो क्या किया गया है कि नस्लीय भेदभाव की इसके अंतर्गत 30वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। और ये रंग-भेद व्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई विशिष्ट नस्लीय भेदभाव वाली कानूनी व्यवस्था होती है, जिसमें श्वेत यूरोपीय लोगों ने अश्वेत, काले अफ्रीकी, मिश्रित नस्ल और भारतीय लोगों को अपने से ही हीन मानकर उन पर लागू की हुई थी और यह नीति 1948 में औपचारिक रूप दिया गया और रंगभेद की नीति की नींव वहां की पिछली औपनिवेशिक सरकारों ने 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अलग-अलग पारित करके इसे रख दिया था और पारित किए गए कानूनों के माध्यम से काले लोगों में श्वेत और मिश्रित लोगों के क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रंग भेद व्यवस्था के बारे में है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों ने 3 समूहों में इसे विभाजित किया था। पहला समूह आता है गिरमिटिया भारतीय मजदूर, जो कि ये लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत में थे और ये लोग 1890 के बाद गन्ने के बागानों में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे। व्यापारी के बारे में कि इनमें से एक अधिकांश मेमन मुसलमान थे, जो मज़दूरों के साथ चले आए थे। फिर आते पहले गिरमिटिया रहे मज़दूर थे, जो अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद अपने बच्चों के साथ दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए थे। फिर आते हैं हम रंग विरोधी आंदोलन के बारे में, जो कि पहला सफल अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेद रंग-भेद आधारित शासन को अस्थिर करने के लिए आंतरिक अभियान चलाना और रंग-भेद समर्थक शासन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अन्य देशों में अभियान को चलाना है। 1990 तक रंगभेद कानून निरस्त किए गए और नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। 1990 और 1994 में दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति बन गए। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष में जैसे कि भारत के योगदान में महात्मा गांधी का क्या रहा? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में पहला उपनिवेशवादी विरोधी नस्लीय भेदभाव विरोधी इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया और उन्होंने 1894 नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया। 1906 में गांधी जी के नेतृत्व में हजारों सत्याग्रहियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने की अनिवार्यता का प्रावधान करने के लिए 1906 में कानून का बहिष्कार किया और इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। फिर आते हैं यूसुफ मोहम्मद दादू, जो कि गैर यूरोपीय संयुक्त मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक लीडर थे। भारत सरकार की भूमिका में कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने 1946 में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद विरोधी संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के अंतर्गत देखें तो 1946 में एशियाई भूमि स्वामित्व अधिनियम को बनाया गया और इसने भारतीयों को भूमि स्वामित्व को प्रतिबंधित कर दिया और भारतीयों को अलग अलग थलग क्षेत्रों में किया गया और यह संयुक्त राष्ट्र की अपील थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका पर राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए, रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोध को वैध बनाया। 1963 में रंगभेद के खिलाफ एक विशेष समिति, 1976 में रंगभेद के खिलाफ एक केंद्र की स्थापना की। 1973 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद के अपराध की रोकथाम को दंड और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को मंजूरी दी। तो इस तरीके से इनके अंतर्गत ही कुछ वैध बनाए गए। फिर आते हैं हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं, जिनका प्रारंभिक जीवन मतलब कि उनका समय काल 1918 से 2013 तक होता है और इनका प्रारंभिक जीवन यानी कि जन्म 1918 में दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप में इनका जन्म होता है। ये जो पहले थेम्बू प्रमुख यानी पारंपरिक नेता थे और यह राजनीतिक जीवन एवं संघर्ष से संबंधित थे और इन्होंने मंडेला ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रतीक रहे और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति बने हुए थे और 1944 में इन्होंने ये एएनसी में शामिल हुए और ये इन्होंने
एएनसी की भी मदद की थी। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था और इन्होंने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और नेल्सन मंडेला हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2000 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में है। अब अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम आते हैं जैसे कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या था? अभी प्रेजेंट में इसको 30 जून को इसका हूल दिवस के रूप में संथाल विद्रोह को मनाया गया। इस विद्रोह के नेता में सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव तथा सात वह फूलों और झानू नामक दो बहनें रही। विद्रोह का स्थान जो रहा है राजमहल की पहाड़ियां जो कि वर्तमान झारखंड में। कारण में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और स्थानीय साहूकारों द्वारा संथालों के शोषण और उत्पीड़न। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की पहली संगठित जन क्रांति बताया और दमन के बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना कारासत्कारी अधिनियम 1876 बनाया। इस कानून के तहत संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया और इसमें आदिवासियों की भूमि को गैर संथाल लोगों को बेचना और गैर कानूनी बना दिया गया। उड़ीसा का अकाल होता है 1866 में जिसमें उड़ीसा के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया गया और यह अकाल की वजह से उड़ीसा की लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। उड़ीसा अकाल कब होता है? यह ना अंका दुर्भिक्ष के नाम से इसे जाना जाता है और यह गजपति दिव्य सिंह देश के 9वीं राज शासन काल के दौरान हुआ। अकाल का कारण ब्रिटिश शासन की लापरवाही, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक शोषण रहा था और इस डिवीजन में थॉमस एडवर्ड रोबिन्सा के कार्यकाल के दौरान ही आया हुआ था। अकाल के परिणामों को देखा जाए तो इसमें अकाल के बाद हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में को मैताई नदी उड़ीसा में जोड़ने वाला पुरी कैनाल कोयाकोस्ट कैनाल का निर्माण किया जाता है और ये इस तरीके से उन्होंने उड़िया भाषा पर जोर दिया और इसी भाषा के आधार पर कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की भी स्थापना की, कॉलेज की स्थापना की। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उड़ीसा का जो अकाल हुआ था उसके बारे में आता है। ये जो है आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री में है लेकिन अभी प्रेजेंट में ये आपके चर्चा के विषय रहे तो उसके कारण ये आपका चर्चा का रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारागढ़ी के युद्ध के बारे में जो कि 1897 में होता है, इसकी 12 सितंबर को 127वीं वर्षगांठ बनाई जाती है। यह जो वर्षगांठ है सारागढ़ी में 12 सितंबर 1897 को बनती है और ब्रिटिश सरकार ने 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक 8000 से अधिक अफरीदी ओरकजई जनजातीय लड़कों के बीच लड़ा गया था। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के सारागढ़ी के तराई अभियान के दौरान लड़ा गया था और यह एक महत्वपूर्ण संचार चौकी थी और पाकिस्तान के कोहाट में समाना रेल पर एक अनूठा गांव था। युद्ध में सिख सैनिकों के नेतृत्व हवलदार ईसर सेन ने युद्ध में असाधारण साहस का परिचय दिया और अंतिम क्षण तक लड़ने का फैसला किया और सभी 21 सिखों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया और यह सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च ब्रिटिश वीरता पुरस्कार था। तो इस तरीके से ये सारागढ़ी के युद्ध के बारे में आता है। अब आते हैं हमारे सुर्खियों में रहे प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो जैसे त्योहारों में आता है आपका जितिया या जीवित पुत्र का त्योहार जो होता है वो आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बोहांग या रोहाली बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार जो आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो आता है वो आपका महाराष्ट्र, गोवा में। तो आप एक एक करके प्रत्येक जगह जो जो त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बिहुआंग या रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, जो असम में बुहांग या रोहाली बिहू के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार को अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और यह असमिया नववर्ष की शुरुआत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह 7 दिनों तक मनाया जाता है जिसमें त्योहारों की प्रथम दिन गोहू बिहू से होती है और इसके बाद मानहू बिहू, गोसाई बिहू मनाए जाते हैं। और इस यह जो त्योहार है वैशाख में पंजाब में पुथांगू, तमिलनाडु में विशु, केरल में पहला वैशाख, पश्चिम बंगाल आदि में बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये बिहू के बारे में। फिर आता है गुड़ी पड़वा जो कि राष्ट्रपति ने गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर बसंत ऋतु के आगमन पर इस त्योहार को मनाया और यह त्योहार जो है चैत्र माह में पहले मनाया जाता है और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है और महाराष्ट्र में नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और भारत भर में यह असंत बसंत त्योहार है जिसमें उगादि, चेटीचंड, नवरेह आते हैं। फिर आते हैं हम कर्मा त्योहार की ओर जो कि झारखंड सहित भारत के अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और कर्मा त्योहार एक फसल उत्सव होता है जहाँ मुंडा हो, ओरांग, वेगा, खारिया, संथाल लोगों के बीच ये अवसर है और यह करम वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है। फिर आते हैं जितिया जीवित पुत्र का त्योहार के बारे में जो कि बिहार में इस त्योहार को अलग अलग हादसों में 37 बच्चों के समेत 46
लोगों की इस त्योहार के दौरान मौत हो गई। तो इसमें जो त्योहार है, त्योहार जो हिंदू हिंदू धर्म का है, ऐसे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, तरक्की, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। और त्योहार के पहले दिन को नहाय-खाय के नाम से जाना जाता है और यह त्योहार राजा जीमूतवाहन की पौराणिक कथा पर आधारित है और इस अवसर पर राजा जीमूतवाहन द्वारा दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं द्वारा किए गए त्याग की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। तो इस तरीके से इस त्योहार के बारे में है। अब आती है खेलों से संबंधित सुर्खियों के बारे में, जिसमें भारत में खेल इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो खेल इकोसिस्टम क्या है? जैसे कि हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने 71 मतलब कि इसे 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो 2024 में 6 पदक पेरिस ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें कोई भी स्वर्ण पदक इनके द्वारा नहीं जीता गया। लेकिन 2020 का जो पेरिस ओलंपिक मतलब कि ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में हुआ था, उस टाइम पर 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 आपका स्वर्ण जीता गया था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक को जीता गया था। पेरिस 2024 में भारत ने ओलंपिक में अब तक का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम 2022, समर डेफलिम्पिक्स 2021 जैसे आयोजनों को बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। तो इस तरीके से आता है। ओलंपिक खेलों के बारे में देखा जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस, ग्रीस में होती है। और यह 14 देशों की 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। तब से ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इसका आदर्श वाक्य यानी ये मोटो है, ओलंपिक खेलों का मोटो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर है। इसकी शुरुआत 1920 में होती है। इस ध्वज में 5 इंटरलॉकिंग रिंग या छल्ले होते हैं और ये छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीप को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसा कि जब आप देखते होंगे उस ध्वज को, तो उसमें 5 छल्ले इस तरीके से दिखाए जाते हैं। ये इस तरीके से 5 छल्ले दिखाए जाते हैं जो पांचों महाद्वीपों के प्रतीक को संबोधित करते हैं। और इसमें जो अग्नि होती है, अग्नि के सकारात्मक मूल्यों का प्रतीक होती है। ओलंपिक टार्च रिले के साथ यह मार्शल खेलों का आयोजन करने वाला देश की यात्रा करती है। पेरिस 2024 में इसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्रेकिंग जो है ओलंपिक में पहली बार, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग इसके अंतर्गत आते हैं। वह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट जो आता है 1983 में स्थापित होता है और इसका कार्य एथलीट्स के सामने आने वाली कानूनी बाधाओं से निपटना और पेरिस कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्षों एवं अन्य सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए हुए थे। अब आते हैं पेरिस भारत और ओलंपिक के बारे में, कि भारत ने 1900 में पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया है और ये भारत का प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचर्ड के द्वारा किया गया है और ये इसका गठन 1927 में किया जाता है। उसी वर्ष से आईओसी में मान्यता प्राप्त हुई और इसके अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा है और आईओए के राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ समन्वय करता है और टीमों के ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भेजा जाता है। भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है और यह 2036 में स्पोर्ट्स में देश के शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल करके 2047 तक शीर्ष 5 राष्ट्रों में शामिल करने की आकांक्षा रखता है। भारत में खेल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल शुरू की गई है, जैसे कि बजटीय सहायता, जो कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 2014-15 से 2023-24 के बीच में लगभग दोगुना हो गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम, जो कि यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर शीर्ष पर एथलीटों की पहचान करने और उनके विकास के लिए शुरू किया गया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम, इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए 9 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों के लिए लक्षित करता है। खेल गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आता है फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष भी शुरू किया गया। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, एक स्कूल एक खेल नीति और सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा रीसेट कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया है। अब आते हैं खेल संबंधित सुर्खियों की ओर, तो देखते हैं कि ओलंपिक ऑर्डर के बारे में, कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह जो ऑर्डर है वह अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल या राइफल स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता हुआ है और ओलंपिक ऑर्डर
पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1975 में होती है। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में विशिष्ट सेवा दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रदान किया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन भी है जिसका लक्ष्य खेलों के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। फिर चलते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, जो 2026 में आता है। इसे का संस्करण अनावरण किया गया। ये इसमें केवल 10 खेल शामिल है। इस संस्करण का आयोजन ग्लासगो में किया जाता है। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 के बारे में, जिन्हें 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया था 2022 में, और पदक जीता था, और इनमें 6 को 2026 में इस संस्करण से हटा दिया जाएगा, यानी कि ये मेजर डिफरेंशिएशन है। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल 61 सदस्य पदक शामिल है, जिनमें 30 इन्हीं श्रेणियों में जीते गए हैं, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती शामिल होता है। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करें तो यह खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किया जाता है, और इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है, और भारत ने 2010 में इन खेलों में मेजबानी की हुई है। अब आते हैं हम शतरंज के बारे में। तो शतरंज वर्ष 2024 में भारतीय शतरंज की कई उपलब्धियों के लिए ये सफल रहा है। शतरंज में भारत की उपलब्धियां आती हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024 कि डी गुगेस ने 2024 में इस चेस टूर्नामेंट को जीता हुआ है, और ये इसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जो है, जिसका आयोजन कनाडा के टोरंटो में किया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने 1950 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की हुई थी। फिर आते हैं 45वां FIDI शतरंज ओलंपियाड के बारे में, जो कि 45वें ओलंपियाड को ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में एक स्वर्ण पदक जीता हुआ है, और 45वें ओलंपियाड का जो आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में होता है, और ये पहली बार भारत चेन्नई में आयोजित किया गया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के बारे में कि हाल ही में 18वीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश डोमुराजू ने चीन के डिंग लेरेन को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। और यह अब तक की सबसे युवा क्लासिकल चेस विश्व चैंपियनशिप बने हो, और विश्वनाथन आनंद के बाद यह दूसरे भारतीय चैंपियन है जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में हासिल की हुई है। और ये आप इस खेल का जो आयोजन होता है 2024 में सिंगापुर में होता है, और यह 1946 तक इसे निजी तौर पर इसका आयोजन चैंपियनशिप के दौरान किया जाता था, और 1948 में इसका पहला आयोजन यानी कि पहला टूर्नामेंट किया गया था, जिसे मिखाइल बॉटविनिक के द्वारा इसे जीता गया था, मतलब कि उनके द्वारा ये खिताब हासिल किया गया था। अब आते हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 के बारे में कि हाल ही में कोनेरू हम्पी में 2019 के बाद दूसरी बार 2024 में महिला वर्ल्ड रैपिड रेस चैंपियनशिप का खिताब जारी किया गया है। और यह जो खिताब है, यह एक वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है, और इस माध्यम से रैपिड टाइम नियंत्रण के तहत खेले जाने वाले शतरंज में विश्व चैंपियंस का निर्धारण किया जाता है। यह नियंत्रण जो है प्रति खिलाड़ी 15 मिनट निर्धारित करता है, जिसकी चाल प्रति 40 से 10 सेकंड में वृद्धि होती है, और यह आधिकारिक तौर पर प्राप्त वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2003 में कैपिडी एडिगे फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और यह जो महासंघ है, इसमें एक शतरंज के खेल शासी निकाय है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को शासित करता है, जो एक गैर सरकारी संस्था है, और 1999 में ओलंपिक समिति ने इसे वैश्विक खेल गठबंधन संगठन के तौर पर मान्यता दी है, जिसका मुख्यालय लॉज इन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में होती है, और इसका आदर्श वार्षिक BR1 फैमिली होता है। फिर आते हैं T20 वर्ल्ड विश्व कप के बारे में कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2007 के बाद दूसरी बार 2024 का विश्व कप जीता हुआ है। मतलब कि 2007 में हराया हुआ था, तब उस टाइम पर जीता हुआ था, और अभी 2024 में जीता हुआ है। अब जानते हैं T20 के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ द्वारा 2007 में। इसे T20 का जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी है, और इसका प्रारूप एक छोटा प्रारूप होता है। इसमें प्रत्येक टीम के लिए अधिकतम 20 ओवर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है, और यह एक वैश्विक शासी निकाय के तौर पर कार्य करता है। और T20 विश्व कप चैंपियनशिप ट्रॉफी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में। अब चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की ओर। तो अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इसके जो पोर्ट ब्लेयर नाम था वो कब रखा गया था, और साथ ही फिर श्री विजयपुरम जो नाम किया गया है उसके पीछे क्या रीजन है। तो सुर्खियों में क्यों है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया जाता है।
और विजयपुरम किससे संबंधित है? यह स्वतंत्रता आंदोलन की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित करता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहीं पर तिरंगा फहराया था, जिसे सेलुलर जेल में यहीं पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है, तो सेलुलर जेल आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यहाँ पर पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है और इसका नाम बदलना एक औपनिवेशिक विरासत से अलग होने का संकेत है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप की समकालीन सामरिक भूमिका को उजागर करता है और यह द्वीप कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। तो इस तरीके से आते हैं। चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति के बारे में बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं जैसे कि राज राजा राजेंद्र प्रथम और उत्तरवर्ती चोल शासक, जिन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की हुई थी। इन्होंने एक आक्रामक सैन्य नीति को भी अपनाया था और इनके शासकों की बंगाल तक की विजय के कारण बंगाल की खाड़ी की चोल झील कहा जाने लगा और इसने उनकी पूर्व की ओर बढ़ने की नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समृद्ध व्यापार को सक्षम बनाया और नागापट्टिनम ये जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी इनके द्वारा स्थापित किए गए। तो इस तरीके से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान के अंतर्गत देखा जाए तो राजराजा ने त्रिवेंद्रम आदि में चेर नौसेना को नष्ट किया। कंडालूर सॉरी कंडालूर सलाई का युद्ध हुआ जो कि केरल के कंडालूर में चेरू के निकट चेरू के खिलाफ राजराजा की पहली सैन्य विजय थी और जिसमें चेर नौसेना बलों को और बंदरगाहों को नुकसान हुआ। और फिर आते हैं राजेंद्र प्रथम की श्रीलंका पर नौसैनिक विजय ने पूरे द्वीप में चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया और यह जो अभियान था एक बड़ा अभियान था जिसके परिणाम स्वरूप मलय प्राय द्वीप और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई। बात है वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमेंस इनिशिएटिव के बारे में कि इस पहल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद करेगी। इस पहल को अजरबैजान के समर्थन में प्राप्त है। यह ट्रांस ह्यूमेंस के बारे में बात की जाए तो यह पशुओं की मौसमी प्रवासन की पारंपरिक कट प्रथा या घुमंतु व्यवस्था होती है जिसमें मानव समुदाय अपने पशुधन के साथ भौगोलिक जलवायु क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। 2023 में 2 ट्रांस ह्यूमन परंपराओं को यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 10 यूरोपीय देशों को ट्रांस ह्यूमन्स और स्विट्जरलैंड का अल्पाइन चराग है मौसम इसके अंतर्गत आते हैं। फिर भारत के ट्रांस ह्यूमन्स के भूक्षेत्रों के बारे में जो कि यह परंपरा हिमालय में प्रचलित है जिसमें गुज्जर बकरवाल गद्दी चांगपा जैसे कई खानाबदोश जनजातियां आती हैं जिसमें भीड़ और बकरियां पालती हैं और इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में ये मौजूद है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के ट्रांस ह्यूमन भू क्षेत्र के बारे में आता है। फिर आते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के बारे में कि इसके अंतर्गत 20 साहित्यिक कृतियां शामिल की गई हैं और इनमें 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों की शामिल किया गया है जिसमें रामचरितमानस पंचतंत्र साहित्य लोकन आता है। तो इस तरीके से ये टोटल 3 इसमें शामिल की गई है। इनमें मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक में शामिल किया गया और यह मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो है यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोग्राम है इसे 1992 में शुरू किया जाता है। इसमें 3 रजिस्ट्रार एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आता है और इसमें प्रमुख कृतियां पांडुलिपियां जैसे कि तमिल मेडिकल मेन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन सेव पांडुलिपियां और ऋग्वेद आदि इसके अंतर्गत आती हैं। इस प्रोग्राम के कुछ मुख्य लक्ष्य आते हैं जैसे कि इसके अंतर्गत पहला लक्ष्य आता है विश्व स्तर पर दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित रखना। इस दस्तावेजी विरासत को सभी तक के लिए पहुंच सुनिश्चित करना दस्तावेजी विरासतों में जन जागरूकता को बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में आता है। फिर आते हैं सूची में जो 3 साहित्यिक कृतियां शामिल की गई हैं उनके बारे में। तो पहली कृतियां जो आती है आपकी रामचरितमानस तो उसके बारे में जान लेते हैं जिसकी रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की जाती है। अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है जिसमें 7 खंड है और इसमें रामायण से जुड़ी घटनाओं का काव्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। पंचतंत्र के बारे में कि यह आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित एक विख्यात ग्रंथ है और जीवंत भारतीय दंत कथाओं में सबसे पुराने संग्रहों में से एक आता है। फिर आते हैं हम आगे साहित्य लोक लोकन के बारे में जो आचार्य आनंद वर्धन द्वारा संस्कृत में लिखित भारतीय काव्य शास्त्र की कालजयी रचना है और इसे अभिनव गुप्त ने इस काव्य भाष्य को लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये आती है। अब आते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। साहित्य अकादमी जो है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
यह फेलोशिप जो है एक सर्वोच्च सम्मान है और यह साहित्य की अनमोल धरोहर के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें रस्किन बॉन्ड की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में ब्रिगेड इन द वैली, वंस अपॉन अ मानसून टाइम, एग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ओल्ड रोड्स लीड टू गंगा आदि इसकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। इनकी नई दिल्ली के अंतर्गत इसमें जैसे कि आती है रस साहित्य अकादमी के बारे में। इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत 1954 में होती है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के साहित्य से पंजीकृत किया गया और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और यह 24 भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को संचालित करती है। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में अंग्रेजी और शायद राजस्थानी में सम्मिलित है। इनके लिए प्रदत्त पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान आदि आते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस जो है वह संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन परिसर में इस समारोह का आयोजन किया जाता है और यह हाल ही में पाली की शास्त्रीय उपभाषा को घोषित किए जाने की सराहना की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस के बारे में बात करें तो यह उस ऐतिहासिक घटना की याद को मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध स्वर्ग लोक यानी कि तुषता देवलोक के उत्तर प्रदेश के संकिया यानी कि अब शंखिशा बसंतपुर में अवतरित होती है और यह घटना सम्राट अशोक के संकासिया हाथी स्तंभ द्वारा चिन्हित होती है और यह पहली वर्षावास के अंत में परववा उत्सव यानी कि वर्षावास की समाप्ति के उत्सव के आयोजन का प्रतीक होता है और ये वर्षावास की जो अवधि होती है वो 3 महीने की होती है। अब आते हैं हम अभय मुद्रा के बारे में कि हाल ही में संसद में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया। तो अब अभय मुद्रा क्या होती है, किससे संबंधित है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अभय मुद्रा जो है वो यह एक तरीके से निर्भरता को अंकित करती है और बुद्ध द्वारा एक पागल हाथी को बस में करने के इस्तेमाल के लिए की गई ये मुद्रा होती है, जिसमें 5वें ध्यानी बुद्ध मोक्ष सिद्धि ने इसे अपनाया हुआ था। तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन क्या है कि अभी अगर अभय मुद्रा चर्चा में है, इन मुद्राओं से जुड़ी हुई जितनी भी भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं, तो उनसे भी आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो बुद्ध से संबंधित जुड़ी विभिन्न मुद्राओं में जैसे कि यह भूमि स्पर्श मुद्रा क्योंकि संबंधित है, यह पृथ्वी को प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध के ज्ञान की सत्यता की साक्षी के रूप में है और यहाँ मुद्रा मार विजय का प्रतीक होती है और इसमें शाक्य मुनि ने सत्य पर ध्यान करते हुए मार द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त की थी। ध्यान मुद्रा ध्यान की मुद्रा होती है जिसका विचार इंद्रियों और शांति के सटीक संतुलन को इंगित करता है। अभिधम्य मुद्रा या चक्र घुमाना मुद्रा जो होती है धम्म के उपदेश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इससे जुड़ी मुद्राएं और इनके प्रमुख अर्थ होते हैं। अब आते हैं सांस्कृतिक संपदा समझौते के बारे में कि नई दिल्ली स्थित विश्व धरोहर स्थल समिति के 46वें सत्र के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यह जो समझौते हैं इसके अंतर्गत बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट जो आता है यूएस भारत से यूएसए के प्रावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना और उन पर अंकुश लगाना है और यह समझौता भारतीय मूल की कुल पुरातात्विक सामग्री एथेनोलॉजिकल सामग्री के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात करने पर प्रतिबंध लगाता है। अब पुरावशेषों को तस्करी रोकने के प्रयास के अंतर्गत बात करें तो इसमें वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास होते हैं, कुछ भारत के स्तर पर होते हैं। वैश्विक स्तर पर जो प्रयास आते हैं वो आते हैं भू सांस्कृतिक संप्रदाय के स्वामित्व के अवैध आयात निर्यात खास स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने रोकथाम करने वाले साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के अनुच्छेद 9 में अवैध तस्करी को रोकने के उपाय किए गए हैं। काशी कल्चर पाथवे नाम से G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का आउटकम्स डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जिसमें पुरातात्विक सामग्रियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी वैश्विक गठबंधन का समर्थन भी करता है। भारत के लिए प्रयास में जैसे कि पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में धारा 3 में भारत के बाहर पुरावशेषों के निर्यात पर रोक लगाती है और यही एक तरीके से भारतीय पुरावशेषों का इनमें पता चलता है, जिसमें समन्वय करना पुरावशेषों को देश के बाहर वापस लाने की जिम्मेदारी होती है। अब आते हैं विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसके बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब होती है 2024 में और 2014 में और 2024 में इसका 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, योग से जुड़े कई लाभों के बारे में विश्व भर में इसको जागरूकता बढ़ाना। इसको किस संकल्प के तहत इसे शुरू किया गया था और योग का क्या उद्देश्य है, योग को शुरू करने का क्या रीजन है, तो इसके बारे में जानते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक संकल्प का मसौदा किया था, जिसमें 175 सदस्य देशों ने इस संकल्प पर मतदान किए हुए थे। और इस योग के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है, इस योग संस्कृत के युज धातु से बना होता है जिसका अर्थ मिलाना या जोड़ना होता है। इसे शरीर मस्तिष्क आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जाता है, साथ ही इसे संपूर्ण स्वास्थ्य और सेहतमंदी का राज भी माना जाता है।
इसमें 6 भारतीय दर्शन है, जिसमें षट दर्शन में योग दर्शन भी शामिल है, जिसमें शेष 5 भारतीय दर्शन में वैशेषिक, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये टोटल 5 भारतीय दर्शन होते हैं। योग की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो सिंधु सभ्यता के कई मोहरों और जीवाश्म अवशेषों में योग अभ्यास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में योग का अभ्यास किया जा रहा है। योग शब्द का उल्लेख चारों वेदों में किया गया है और दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में पतंजलि के योग सूत्र में योग का व्यवस्थित तरीके से उल्लेख मिलता है और यह पतंजलि की अन्य रचना में महावास यानी कि एक विस्तृत टीका होती। योग तथा सांस्कृतिक कूटनीति के बीच संबंध देखने को मिलता है, जिसमें योग भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के एक प्रमुख साधन के रूप में सामने आता है और साथ ही है सांस्कृतिक कूटनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत के रूप में ये उभरा हुआ है और एक दूसरे की समझ को बढ़ावा देने के लिए देशों और उनके लोगों के बीच विचारों, जानकारियों, कला रूपों, भाषा, संस्कृति के अन्य पहलुओं का आदान प्रदान भी सांस्कृतिक कूटनीति कहलाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो योग के बारे में आते हैं। अब आते हैं ग्रीष्म क्रांति या अयनांत के बारे में, जो कि 21 जून को होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकाव या उन्मुख होने के चलते आर्कटिक वृत्त में उत्तर में मौजूदा स्थानों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन का उजाला रहता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रातें जो होती है वह 21 जून को होती है। भारतीय ध्वज संहिता के बारे में तो भारतीय ध्वज संहिता जो है हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री ने देशवासियों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह जो है ऐसे तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। यह फहराने का तिरंगा जो है वह नियम विनिमय भारतीय ध्वज संहिता 2002 में जिसे 2021 और 22 में से संशोधित भी किया गया था, उसके अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुख्य प्रावधानों के अंतर्गत बात करें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग प्रदर्शन फहराने के बारे में कानूनों और पार्टियों का एक सेट दिया गया है जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी होता है। यह निजी सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है और घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सामान्य नागरिक, निजी संगठन, शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय ध्वज को उनकी गरिमा और सम्मान के अनुसार किसी भी दिन या अवसर पर फहरा सकते हुए संहिता में 2022 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को हाथे से काते हुए और बुने हुए मशीन से निर्मित कपास, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशमी इत्यादि बेटिंग से बना होगा और इस संहिता में संशोधन 2021 में किया गया और ये ध्वज का आकार इसमें देखा जाए तो इस तरीके से आयताकार होता है और ध्वज का आकार जो होता है वह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात रखा जाएगा वह 3:3:2 में रखा जाएगा, यानी कि जो लंबाई होगी वह 3 की होगी और चौड़ाई जो होगी वह 2 की होगी। तो इसी अनुपात में आपका होगा और यह किसी भी आकार में हो सकता है, लेकिन ये आयताकार भी होगा। तो इस तरीके से इसके बारे में अब आते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में जो 7 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत देखी जाए यानी कि इसकी शुरुआत होने के पीछे है आपका स्वदेशी आंदोलन जो आपका 7 अगस्त 1905 को मनाया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को देश भर में 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2024 में यह 10वां हथकरघा दिवस मनाया गया और 2014 में इसका पहला हथकरघा दिवस शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना, हथकरघा उद्योग को प्रेरणा से प्रेरित करना है, प्रदान करना है। इसका इतिहास है स्वदेशी आंदोलन की स्मृति से चुना होना है और इसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की जाती है और इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है, जबकि हथकरघा निर्मित वस्त्रों सहित भारतीय निर्मित उत्पादों को खरीदने पर बल दिया जाता है और पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया जाता है। इसका महत्व जो है सबसे बड़ा कुटीर उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय होता है, जिसमें 70% बुनकर और समृद्ध श्रमिक महिलाएं आते हैं। अब आते हैं एरी सिल्क या रेशम के बारे में। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा शिल्प विकास निगम ने एरी शिल्प के ओई को टैक्स प्रमाणन को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह प्रमाणन जो है यह वस्त्रों का हानिकारक पदार्थों के मामले में परीक्षण करता है और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में निर्मित करता है। एरी सिल्क के बारे में बात की जाए तो यह दुनिया के एकमात्र वीगन रेशम के रूप में प्रसिद्ध होता है और यह अन्य रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं के विपरीत इसमें कोकुन से के भीतर कीट की मृत्यु नहीं होती और इसके विपरीत कीट कोकुन के भीतर जीवित रहता है। इसका उत्पादन एक रेशम कीट प्रणाली फ्लोसाम या रिशेली के द्वारा होता है और यह कीट मल्टी वोल्टाइल होता है और इसे 5 से 6 बार पाला जाता है। शायद इसमें 5 तरीके के रेशम का उत्पादन होता है जिसमें
मालवरी, एरी, उष्णकटिबंधीय टसर, शीतोष्ण टसर और मूंगा इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं डेनिश ओवन के बारे में। डेनिश ओवन क्या है? ये एक तरीके से तिब्बत की बेशिया कास्ट गुफा है, जो कि कुछ मानव हड्डियों के अवशेष इसमें पाए गए हैं और इस अवशेष की पहचान डेनिश ओवन नामक पुरातत्व मानव प्रजाति के रूप में की गई। डेनिशोवन जो है एक होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति है, जो आधुनिक मानव के निकटता से संबंधित है और इस प्रजाति की आबादी का विस्तार पिछले हिमयुग के दौरान साइबेरिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक माना जाता है। होमोहिड बर्गेसिस को आधुनिक मानव और निएंडरथल दोनों का सामान्य और पूर्वज माना जाता है और इसे अफ्रीका में ये रहते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम बंगाल गजट के बारे में। बंगाल गजट जो है वह विश्व प्रेस स्वतंत्रता के कई विशेषज्ञों ने भारत का इसे पहला समाचार पत्र के तौर पर याद किया। अब याद किया है तो बंगाल गजट के बारे में भी आ जाता है कि इसे किसके द्वारा जारी किया गया, और ये आपका एग्जाम में कई ना कितने बार पूछा गया है। तो ये बंगाल गजट जो है वह पहली बार पहला समाचार पत्र है। इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजरी के द्वारा प्रकाशन किया जाता है, या विक्की बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया जाता है। 29 जनवरी 1780 को इसका प्रारंभ किया जाता है और यह आयरिस जेम्स आगस्ट हिक्की ने भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट को प्रकाशित किया था। यह ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता, जो कि पूर्व में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसमें तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग की आलोचना छपने के बाद इसे 1782 में बंद कर दिया था। तो इस तरीके से अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के बारे में कि भारत के छात्रों ने 6 सदस्यीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के 2024 में 4 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, एक ऑनरेबल मेंशन हासिल किया है। पहली बार इस ओलंपियाड में 1989 में भाग लिया और यह तब से लेकर अब तक का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के बारे में बात करें तो यह हाई स्कूल के छात्रों के लिए गणित विषय पर वैश्विक स्तर पर आयोजित की जाने वाली चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, जो हर साल एक अलग देश में आयोजित की जाती है, और यह पहला ओलंपियाड 1969 में रोमानिया में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए जाते हैं। विश्व का सबसे पहला कैलेंडर के बारे में बात करें तो पुरातत्वविदों ने दक्षिणी तुर्की के प्राचीन स्थल गोबेकली टेपी, जो कि विश्व का सबसे पुराना मंदिर है, में विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा हुआ था, जिसमें सौर चंद्र आधारित कैलेंडर, जिसका निर्माण समय और खगोलीय घटना का पता लगाने के लिए किया गया था, और इसकी नक्काशी में ये भी आकार का प्रतीक होता है और प्रत्येक प्रतीक एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 365 दिन और सौर वर्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जानवरों और अमूल डिजाइन में शामिल है और ये संभावित महत्वपूर्ण घटनाओं और अवधियों को चिन्हित करता है। इसके ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसका निर्माण 10,850 ईसा पूर्व के आसपास पृथ्वी पर किसी धूमकेतु के गिरने से याद में कराया जाता है, और धूमकेतु के गिरने के कारण संभवतः एक छोटा हिमयुग आया और प्रारंभिक मानव समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से ये आता है। अब आते हैं हमारे कुछ इसमें परिशिष्ट दिए गए हैं, जैसे कि भारत की बुनाई शैलियों के बारे में पूरा ओवरव्यू दिया गया है। फिर फसल उत्सव के बारे में तो एक एक करके जानते हैं। तो बुनाई की प्रचलित शैलियां जैसे कि कुल्लू पट्टे, ये आपकी आती भी है, ये इंपोर्टेंट भी है और इनको आपको याद भी रखना है। कुल्लू पट्टे जो हिमाचल प्रदेश में है, बनारसी रेशमी जो है उत्तर प्रदेश में, मुगल कला से प्रेरित रूपांकन है, धातु के तारों का उपयोग है, जीआई टैग प्राप्त है। मूंगा या असोम गुड़ गट्टू या मिरिजिम बुनाई जो असम में है, कपास से बना और हाथ से बना हुआ कंबल है। कासीदा जम्मू कश्मीर में, फुलकारी पंजाब में, चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश के, जो कि हल्के सूती और रेशमी वस्त्र वैदिक काल में प्रचलित है, जीआई टैग प्राप्त है। फिर आते हैं भागलपुरी सिल्क, जो कि बिहार का है। मोइरुंग जो कि है मणिपुर का है। पुआन बुनाई जो आती है पुरुषों महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र है। फिर आते हैं कोटा लहरिया राजस्थान में है। पटोला शिल्प गुजरात में आती है, जो बुनाई की दोहरी इक्कत तकनीक और ज्यामिति पैटर्न के रूपांकन में जीआई टैग प्राप्त है। कोटनी बुनाई जो कि जहाज से जरी की साड़ियां बनाने की पारंपरिक क्रेपिस्टी तकनीक है और जीआई टैग प्राप्त है। इसमें बोमकई उड़ीसा में है, जो संबलपुरी बंद साड़ी उड़ीसा में है और इसे इक्कत या बंद कला तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है, जीआई टैग प्राप्त है। मैसूर सिल्क यानी कि कर्नाटक की इल कल बुनाई कर्नाटक में है। यह शुद्ध रेशम या कपास के पास मिश्रित रेशम की साड़ियां होती हैं, जीआई टैग प्राप्त है। कोसा छत्तीसगढ़ में है, पोचमपल्ली तेलंगाना में। उपदा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश में है, जो हाथ से बुना हुआ वस्त्र जिसे मलमल के
नाम से जाना जाता है, जो जीआई टैग प्राप्त है। फिर आता है कसालू, वो केरल में, जो कि कांचीपुरम रेशम बुनाई तमिलनाडु में जीआई टैग से प्राप्त पारंपरिक पिटलूम का उपयोग करके बुनी जाती है। कंडागी बुनाई तमिलनाडु में गीले धागे का उपयोग और जीआई टैग प्राप्त है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में प्रमुख विशेषताएं आती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं भारत के फसल उत्सव के बारे में। तो फसल उत्सव से जुड़े पर्व एवं त्योहार में आता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी आती है, माघ साझी। कश्मीर में कौन सी आती है, शिशुर संक्रांति। जम्मू में आती है आपकी माघी संग्रात या उत्तरायण। उत्तराखंड में उत्तरायणी या घुघुतिया। उत्तर प्रदेश में किचेरी। असम में माघ बिहू या मोगली बिहू। अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति और बिहू। सिक्किम में मकर संक्रांति। नागालैंड में मकर संक्रांति। पंजाब में आती है लोहड़ी। हरियाणा में सकरात और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति व संक्रांत। गुजरात में उत्तरायण। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति और मणिपुर में आपकी मकर संक्रांति। मिजोरम में बिहू। त्रिपुरा में मकर संक्रांति व पौष। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति। मेघालय में बिहू संक्रांति। बिहार व झारखंड में आता है मकर संक्रांति व संक्रांत के तौर पर देखा जाता है। इस तरीके से देख लेते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी एक ही मैप में हम्म, ये आते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तमिलनाडु में, जहां पर थाई पोंगल आता है। उड़ीसा में मकर संक्रांति आती है। बिहार में मकर संक्रांति है संक्रांत। केरल में मकर बिलालू आता है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में मकर संक्रांति पेद्दा पंडु और भोगी आती है। कर्नाटक में मकर संक्रमण और मकर संक्रांति आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके फसलों के जुड़े पर्व त्योहार है। ये आपकी बुनाई प्रचलित विधियां आती हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके आते ही आती है। अब आते हैं भारत के प्रमुख क्षेत्रीय नववर्ष के बारे में, कि ये भारत में जैसे कि जो नववर्ष है वह कौन कौन से महीने में कौन से नववर्ष मनाए जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आता है नवरे। लद्दाख में लोशर। बैसाखी जो आता है उत्तर भारतीय राज्य मुख्य रूप से पंजाब में। लोशुंग आता है सिक्किम में। बोहाग बिहू असम में। और साजबू जो आता है चेईरोवा मणिपुर में। पहला वैशाख बंगाल में। संक्रांति उड़ीसा में। पुत्तांडु जो आता है तमिलनाडु में। विशु केरल में। उडागी कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र गोवा में। विशु भरत आपका गुजरात में आता है। इस तरीके से ये प्रमुख त्योहार है जो अप्रैल मार्च अप्रैल अप्रैल और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मनाए जाते हैं। अब आते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो अशोक के शिलालेखों के अंतर्गत एक बात की जाए तो अशोक के शिलालेख जो है, इससे जो किसके द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया, तो इसे सबसे पहले पढ़ने वाले जो विद्वान रहे थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने इसके शिलालेखों की व्याख्या की 1837 में। इनकी लिपियां और भाषाओं के अंतर्गत बात करें तो इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और इसमें कुछ भाषाएं जो है पूर्व में मगधी, पश्चिम में संस्कृत है और इसमें आर्मेयिक और ग्रीक भाषा में एक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त होता है। इसकी विषय वस्तु जो होती है वह नैतिक सुधारों के साथ साथ व्यक्तिगत और राज्य की नैतिकता पर बल दिया गया और यह नैतिकता बौद्ध मूल्यों से प्रभावित है। तो इस तरीके से आता है और ये अशोक के प्रमुख शिलालेख है जो भारत के विभिन्न राज्यों में इस तरीके से आते हैं, जैसे कांधार, मानसेरा, साहिबाजगढ़ी, तक्षशिला, कालसी, मेरठ। ये प्रमुख शिलालेख पूरे भारत के क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिसमें कुछ बृहद शिलालेख भी है, लघु शिलालेख भी है, स्तंभ लेख भी है। जो आपके स्क्वायर के रूप में है यानी कि ट्रायंगल में है वो आएंगे लघु बृहद शिलालेख, जो चौकोर है वो लघु शिलालेख और गोल में स्तंभ शिलालेख। तो इस तरीके से प्रमुख शिलालेख है। अब 14 शिलालेखों के बारे में जैसे कि आपके नाम पूछ लिया जाता है कि कौन से शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है। तो पहले शिलालेख के अंतर्गत वर्णन किया गया है जीवों की बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं जानवरों में चिकित्सा सुविधाओं जैसे सामाजिक कल्याण के लिए आदेश दिए गए हैं। तीसरे शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रजा धर्म का पालन कर रही है। पांचवें में अहिंसा और धर्माचरण में धर्म के महत्व को संबंध में बताया है। पांचवें में सभी के लिए कल्याण के लिए आदेश, बंदियों की रिहाई के लिए धन प्रदायगी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। फिर से छठे शिलालेख में इसी तरीके के पूरे प्रावधान दिए गए हैं। फिर सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में जो 13वां शिलालेख होता है वो उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कलिंग विजय का उल्लेख इसी शिलालेख में किया गया है और इस का अशोक के प्रभाव और धर्म विजय को अपनाया गया था। और जब यह 14वां शिलालेख आता है इसमें इस हिस्सों में धम्म लिपियों को लिखवाया, अलग अलग क्षेत्रों में लिखवाया गया था। 7 स्तंभ में दिए लेखे आते हैं, इसी तरीके की विषय वस्तु है। 3 लघु शिलालेखों की ये विषय वस्तु है। फिर आते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक बंदरगाह की ओर, जो प्राचीन और पूर्व मध्ययुगीन बंदरगाह है, जिसमें पश्चिम बंगाल का ताम्रलिप्ति
या ताम्लुक, गुजरात का बैरीगाजा या भरूच, उड़ीसा का चरितपुर, पालूर, दंतापुर और कलिंगपट्टनम है। आंध्र प्रदेश का घटसाला, मोतुपल्ली, मछलीपट्टनम, पुदुचेरी कारिकामेडु, तमिलनाडु का पुहार, कोरके, तोड़ी, नेरप, बय्यारू है। केरल का टिंडिस, मुजरिस आता है। कर्नाटक का मंडगौर, मंगलोर, महाराष्ट्र का कालीना, कल्याण, सुपारा, सोपारा, समेला, चौल, पल्लीपट्टन में दाभोल, बाईजेंटियम, विजयदुर्ग, जेगरा, राजापुर आते हैं। तो इस तरीके से ये बंदरगाह है। अब एक-एक करके अब आते हैं हमारे भारत के प्रमुख विश्व धरोहर स्थल के बारे में, कि भारत के कौन-कौन से विश्व धरोहर स्थल कहाँ-कहाँ पर स्थित है। तो इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश से शुरू करें तो यहाँ पर आता है कालका शिमला रेलवे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है। बिहार में नालंदा महाविहार, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया में, और ली कार्बोशियर के स्थापत्यकार चंडीगढ़ में है। दिल्ली में आता है कुतुब मीनार और उसके स्मारक, लाल किला परिसर, हुमायूं का मकबरा। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले में जैसलमेर, चित्तरगढ़, कुंभलगढ़ किला, गागरोन, रणथंभौर, आमेर सब क्लस्टर हैं, जयपुर में आते हैं। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर तो देखते हैं कि इसमें आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, असम में मोईदम्स, काजीरंगा, जो मोईदम्स है 46वें सत्र जो अभी आयोजित किया गया था उस दौरान ये शामिल किए गए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी घाट में आपका आता है दार्जिलिंग, पश्चिम में पर्वतीय रेलवे, पश्चिम बंगाल में, सॉरी यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। और यहाँ सुंदरबन नेशनल पार्क और शांति निकेतन है। मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो समूह के स्मारक, सांची का बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं। खजुराहो की 1986 में होती है, 1989 में, और इस तरीके से भीमबेटका को 2003 में। तो इस तरीके से आती है। गुजरात के अंतर्गत बात करें तो गुजरात में आती है धोलावीरा, हड़प्पा स्थल, रानी की बाग, पाटन, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, चंपानेर, पावागढ़, पुरातत्व उद्यान है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर, तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेको इसेंबल, मुंबई, पश्चिमी घाट, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। केरल में पश्चिमी घाट, तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक समूह, महान प्राणवान चोल मंदिर, पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। कर्नाटक में पदक्कल के स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह, पश्चिमी घाट, होयसलों के पवित्र मंदिर समूह। गोवा में आते हैं गोवा के चर्च एवं कॉन्वेस्ट आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख स्थल है जिसमें सांस्कृतिक स्थल भी शामिल है, प्राकृतिक स्थल भी शामिल है, साथ ही साथ इसमें मिश्रित स्थल भी शामिल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके प्रमुख पुरातत्व मतलब कि विश्व धरोहर स्थल आते हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। तो इसी के साथ देखा जाए तो हमारे ये पूरे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। टॉपिक मतलब कि जितने टॉपिक पीटी 365 ये आपके था, यानी कि जो आपका मतलब कि शुरुआत जिससे की गई थी, इसके अंतर्गत बात करें तो ये आपका पूरा सेशन कंप्लीट होता है। अब आपका काम है कि इसको रिवाइज करना। ये थोड़ा स्पीड में हो गया, आपका लास्ट ही था, लेकिन फिर भी रिवीजन के बेसिस पे सही है कि आपके लिए आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए। तो ये आपका शुरू किया गया था जो आप आज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट जब भी आपका पीटी 365 आता है, जो भी आता है, चाहे आपका उसका एनवायरनमेंट का आए या सोशल इशू का आए, जिस भी सब्जेक्ट का आएगा उसको कंप्लीट किया जाएगा। और आपका अब काम है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि हमारे द्वारा इसको आपको जो कंप्लीट कराना था वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप इसका रिवाइज करते रहिए और कल से आपको जो दिसंबर की मैगजीन आई हुई है, यानी कि आप मैगजीन देखते होंगे तो इसमें जो मंथली मैगजीन है उसको शुरू किया जाएगा। तो आप कल से उस मैगजीन को पढ़िएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, जो आपकी अलग-अलग सेक्शन वाइज आए। तो अभी आपके 3 पीटी 365 होते हैं जिसमें पॉलिटी, आपका इकोनॉमी और एनवायरनमेंट कवर हो कल्चर कवर होता है। तो आप इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए ताकि आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी एग्जाम में ना हो। और आप अभी एटलीस्ट 3 से 4 बार तो रिवाइज करंट अफेयर का कर ही सकते हो। और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि किस तरीके से करंट अफेयर का रोल यूपीएससी के एग्जाम में होता है। और यूपीएससी का एग्जाम क्या, प्रत्येक एग्जाम में उसका एक अलग ही फैक्टर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से है। तो आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी पता चले कि ये सेशन है कि अगर आप कम समय में नहीं पढ़ पा रहे हैं
तो इसको आप पढ़ सकते हैं और हमारे द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि आपको वो चीज़ें समझ में भी आए और आपका इसमें कुछ प्रॉफ़िट भी हो। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी, पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी और जो भी हमारे द्वारा कोर्सेज़ कराए जाते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर दे दी जाती है, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।